क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आपका पेपर हुआ होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में हुआ है, उसकी आज 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट एनालाइज करेंगे 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को। 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर होगी बात सभी को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आया था, पंडित रविशंकर शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जो पंडित रविशंकर शर्मा है उनका संबंध किससे है, उनका संबंध संतूर से है, क्योंकि वो संतूर वादक हैं। समझ रहे हो मेरी बात। पंडित रविशंकर शर्मा क्या करते थे, वो एक म्यूजिशियन थे। क्लियर। और वो संतूर वादक थे। संतूर क्या है, एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर होगी बात। जैसे ढोलक हो गया, मंजीरा हो गया, गिटार हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें म्यूजिक आइटम है। उसी तरह संतूर भी एक म्यूजिक आइटम है। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स को आपने जरूर अपने दिमाग में नोट कर लेना है। क्लियर होगी बात सभी को। एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हम कंप्लीट एनालाइज करने वाले हैं आप सभी के लिए। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके लिए आए हुए हैं। क्लियर होगी बात सभी को। तो सबसे पहले पॉइंट ये था कि जो पंडित रविशंकर शर्मा जी थे, इनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। सबसे पहला पुरस्कार पंडित रविशंकर शर्मा को मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्लियर। 1991 में इनको मिला था पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड भी बहुत बढ़िया अवार्ड है और हायर गैलेंट्री अवार्ड इसे माना जाता है। क्लियर होगी बात। मतलब देश के सर्वोच्च अवार्ड में पद्मश्री का नाम भी आता है। 2001 में इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। क्लियर होगी बात। टोटल पंडित रविशंकर शर्मा जी को 3 पुरस्कार मिले थे। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि मैं आपको 4 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट एनालाइज करवा रहा हूं। सभी इन क्वेश्चंस को हल्के में ना लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी आपके एग्जाम में रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। क्लियर होगी बात सभी को। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1991 में मिला था पद्मश्री अवार्ड। क्लियर। 2001 में इनको मिला था पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी बोला जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, उनको 1998 में क्लासिकल सिंगर, ठीक है, जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी थी, उनको 1998 में भारत रत्न मिला हुआ था। ठीक है, ये एक अवार्ड है, भारत रत्न। ठीक है, ये एक अवार्ड है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा हुआ है। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी वो पहली क्लासिकल सिंगर थी जिनको 1998 में भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ था। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी कहाँ की हैं, कर्नाटका की हैं। क्लियर होगी बात सभी को। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और कर्नाटका की कैपिटल कौन सी है, बेंगलोर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्नाटक की कैपिटल कौन सी है, बेंगलोर। BANGALORE, बेंगलोर। क्लियर होगी बात सभी को। मैं आपको हर एक बिल्कुल डीपली करवा दूंगा कि अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, समझ लो आपका बिल्कुल पेपर फाड़ना तय है। समझ रहे हो, इतना अच्छा आपका पेपर होगा ना, आप खुद बोलोगे वाकई में सर पेपर बहुत बढ़िया हुआ हमारा। क्लियर होगी बात। इतनी बात आई हो आपको समझ लगी होगी। आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या है, जो पंडित रविशंकर है, जो पंडित रविशंकर हैं, उनको 1999 में यानी 1999 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। और पंडित रविशंकर जी सितार बजाते थे। क्लियर। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला था और वो शहनाई वादक हैं। शहनाई वादक का मतलब शहनाई बजाते थे। ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में क्या मिला था, भारत रत्न अवार्ड मिला था। वो क्लासिकल सिंगर थे, मतलब शास्त्रीय गायक थे। क्लियर होगी बात, हिंदुस्तानी। अब मेरी बात समझो, जो आपको ये पूरी ये जो दिख रहा है ना, ये सारा ये सारा चीज, ये भारत रत्न अवार्डिंग वाले की लिस्ट है। सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। कहते हैं ना लेडी फर्स्ट, आपने नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं से कि लेडी फर्स्ट, लाइन में लगी लेडी फर्स्ट। उसी तरह क्या है, लेडी फर्स्ट सबसे पहले अवार्ड किसको मिला, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। क्लियर। और सुब्बुलक्ष्मी भी क्लासिकल सिंगर थी। उसके बाद पंडित रविशंकर को मिला। ठीक है। बताओ, जिनके नाम में शंकर है, अब उनको तो पहले मिलेगा ना, लक्ष्मी जी के बाद शंकर जी को तो मिलेगा। सेम। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, फिर शहनाई वादक। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी। क्लियर होगी बात सभी को। आपने याद रखना है, सबसे पहला ये क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला है, तो आपने बताना है एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला है।
क्लियर होगी बात। MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला है 1998 में, और एक क्लासिकल सिंगर है, ठीक है, इनको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। फिर पंडित रविशंकर को मिला था 1999 में, जो कि सितार बजाते थे। फिर बिस्मिल्लाह खान को मिला था 2001 में, जो कि शहनाई बजाते थे। क्लियर होगी बात सभी को। फिर उस वक्त पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में अवार्ड मिला था, जो कि क्लासिकल सिंगर है, ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तानी एक गाना था वो भी गाया हुआ है, इन्होंने गाया हुआ है पंडित भीमसेन जोशी ने। क्लियर। सबसे आखिरी में अवार्ड किसको मिला था, अगर अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी को मिला था। क्लियर। और सबसे पहले किसको मिला था, MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। कब मिला था, 1998 में मिला था। क्लियर होगी बात इतनी। अगर आपको इतनी बात क्लियर है ना, इससे आगे पेपर में आपसे पूछा नहीं जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो मैं आपको 4 फरवरी का तो एनालाइज करवा ही रहा हूँ, पर आपको एक बात और बता रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एनालाइज करवा रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, वैसे 100% चांस है, 100% बोल रहा हूँ मैं, 100% चांसेस है कि इनमें से कोई ना कोई तो आपको फिर से पूछा जाएगा दूसरी तीसरी शिफ्ट में। इसीलिए कह रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी कर रहा हूँ अच्छे से इसको एनालाइज करो। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। अब मेरी बात समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है आप सभी के सामने, इन चीज़ों पर आपने फोकस करना है। क्लियर होगी बात, इन चीज़ों पर आप सभी ने फोकस करना है। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं और यहाँ पर उन कलाकारों के नाम लिखे हैं। हिंदी बोलूँ तो यहाँ पे वाद्य यंत्र लिखे हुए हैं, यहाँ पर कलाकारों के नाम लिखे हुए हैं। आपने इनको याद ज़रूर कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कई सालों में से ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ। तो संतूर कौन बजाते थे, पंडित रविशंकर शर्मा को संतूर बहुत पसंद था, वो संतूर में महारत हासिल की हुई थी। सबसे पहले पंडित रविशंकर शर्मा थे, उसके बाद भजन सोपुरी थे। क्लियर होगी बात सभी को। तो संतूर के जो एक्सपर्ट थे, संतूर बजाने में एक्सपर्ट कौन थे, पंडित शिव कुमार शर्मा। अब शिवजी तो अपने आप में बिल्कुल ग्रेट बंदे हैं, है ना, ऊपर से पंडित, तो फिर क्या हुआ, दोनों मिला के एक्सपर्ट ही तो हो गया। जिसके नाम में शिव हो वो तो बंदा महारत हासिल करा ही होगा। सिंपल सी बात है, याद करने की ट्रिक है ये, संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा। क्लियर। और उसके बाद संतूर कहाँ बजता है, भजन वाले गानों में बजता है। फिर उसके बाद क्या होगा, भजन सुपोरी। दोनों को मैंने याद करने का तरीका बता दिया है। संतूर कहाँ बजता है, जहाँ पर भजन वगैरह वो चलती हैं, ठीक है, जहाँ पर भजनें चलती हैं वहाँ पे क्या चलता है, संतूर चलता है, तो मतलब भजन सुपोरी, ठीक है। उसके बाद पंडित शिव कुमार शर्मा। इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं बांसुरी। बांसुरी कौन बजाता है, हमारे कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान को हरि भी बोला जाता है। सिंपल, कृष्ण को क्या बोलता है, हरि। सिंपल, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे, ठीक है। उसके बाद पन्नालाल घोष। क्लियर होगी बात। घोषणा कौन करते थे, श्री कृष्ण जी घोषणा करते थे, ठीक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने घोषणा करी है, तुम अपने कर्म पर फोकस करो पार्थ, फल देना हमारा काम है। उसी तरह पन्नालाल घोष भी बांसुरी में एक्सपर्ट थे। दो बंदे एक्सपर्ट थे, कौन कौन, हरि प्रसाद चौरसिया, जिनके नाम में ही हरि है, बंदा एक्सपर्ट तो होगा ही। उसके बाद पन्नालाल घोष। क्लियर होगी बात सभी को। दोनों बांसुरी में बहुत बढ़िया थे। आगे देखो तबला कौन बजाता था। अब आपको पता है ज्यादातर तबला मुसलमान लोग बजाते हैं, तो सिंपल क्या होगा, जाकिर हुसैन, ठीक है। एक जाकिर हुसैन अपना कॉमेडियन भी है भाई, ठीक है, उनको मत ऐड कर लेना, दूसरे बंदे ये। तबले में एक्सपर्ट कौन थे, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान। और उसके बाद पंडित किशन महाराज। ना 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 ना, सिर्फ मुसलमान ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदू भी है। क्लियर होगी बात सभी को। तबले में हिंदू भी भाई भी है अपने। अब देखो, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, जितने भी अपने मुस्लिम हिंदू भाई हैं सभी का नाम है इनमें। और आपको बताना चाहता हूं, जो आपके सामने सारे नाम लिखे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इन सभी नामों को याद रखना है। क्लियर। तो तबले में एक्सपर्ट थे जाकिर हुसैन, उसके बाद अल्लाह रखा, फिर साबिर खान। तो तीन मुसलमान भाइयों के आपको नाम याद हो चुके हैं। आगे देखो, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ठीक है। तो टोटल आपको 5 नाम याद करने हैं तबले में। पहले 3 मुस्लिम हैं, दूसरे 2 हिंदू हैं। क्लियर होगी बात। और दोनों में पंडित पंडित लगा है, तो आप आराम से याद कर सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को। आगे देखो, सरोद सम्राट। सरोद एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बाजा है, उसको बजाया जाता है। तो सरोद सम्राट कौन थे, अली अकबर खान। अली अकबर खान सरोद में महारत हासिल करी थी। उसके बाद अमजद अली खान। आपको एक बात बताता हूं, जो अमजद अली खान है ना, ये 7 बार रिपीटेड है, 7 बार अलग अलग बारी पूछा जा चुका है अमजद अली खान के बारे में, कि अमजद अली खान कौन सी मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो आपको बताना है सरोद। इसलिए कह रहा हूँ, जो सारे नाम आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इन सभी को आपने एकदम रट लेना है। एकदम समझ लो कि आपने बिल्कुल इतना बढ़िया याद कर लेना। अगर कोई सोते सोते भी आपसे पूछ लेना कि भाई इसका मतलब बता दो, फलाने बता दो, सरोद सम्राट कौन था, आपके मुंह से फटाक से निकले अमजद अली खान।
क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो सरोद सम्राट कौन थे, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता। क्लियर, बुद्धदेव दास गुप्ता। ठीक है, आपने फिल्म देखी होगी ना वो शाहरुख खान वाली, उसमें क्या होता है, जब शाहरुख खान को पता नहीं कौन सी हीरोइन थी छोड़ के चली जाती है, वो देवदास बन जाता है। तो सिंपल देवदास गुप्ता। क्लियर, एक याद करने की ट्रिक है, इन्हें पर्सनली मत ले लेना, ठीक है। अब देखो शहनाई कौन बजाता था, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान। कृष्णा राम चौधरी, अब देखो श्री कृष्ण जी हर जगह आ रहे हैं। कृष्णा राम चौधरी, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, कृष्ण राम चौधरी भी शहनाई वादक थे। उसके बाद अली अहमद हुसैन, ये भी क्या थे, शहनाई वादक थे। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, सितार वादक। सितार वादक की बात करते हैं। सितार कौन बजाते थे, पंडित रविशंकर। मैंने बोला ना जिनके आगे रविशंकर आ जाए वो बंदे मस्त हैं। अब देखो पंडित रविशंकर दो चीजें करते थे, एक तो सितार बजाते थे और दूसरा करते थे, दूसरा उन्होंने, दूसरा क्या करते थे भाई, दूसरा कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ सितार ही बजाते थे। ऊपर तो पंडित शिव कुमार है। अब देखो कई लोग इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है संतूर में पंडित शिव कुमार शर्मा। क्लियर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सितार में, पंडित रविशंकर। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। अब देखो सितार में और कौन थे, शाहिद परवेज खान। उसके बाद अनुष्का शर्मा नहीं है, अनुष्का शंकर है। ये बात याद रखना, कई लोग यहाँ पे अनुष्का शर्मा लिख देंगे, तो भाई अनुष्का शर्मा नहीं है, वो विराट कोहली के साथ है। इधर सितार कोई और ही बजा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो सितार कौन कौन बजाता है, फटाफट रिवीजन करेंगे, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान और अनुष्का शंकर। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं वीणा कौन बजाते थे। वीणा बजाते थे जिया मोहिद्दीन डागर। जिया मोहिद्दीन डागर। कई लोग बोलेंगे तो लड़की है, भाई लड़की नहीं है, लड़का ही है, ठीक है। वीणा कौन बजाते थे, जिया मोहिद्दीन डागर। फिर आया गिरी, आया गिरी श्याम सुंदरम। अब देखो श्री कृष्ण जी हर जगह आ रहे हैं, श्याम सुंदरम, कृष्णा, देखो कृष्णा राम, है ना। तो इनमें आपने याद करना है, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपने। आपने एक कॉपी लेनी है, उसमें बार बार याद करके बार बार रिटन प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी आपका उतना बढ़िया हो जाएगा। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, लाइक आपको लिखना पसंद नहीं है, तो आप एक काम करो, जो वीडियो चल रही है ना इसको आप दोबारा एक बार सुन लेना, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। इस बात की आपको मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ। क्लियर होगी बात। तो वीणा कौन बजाते थे, जिया मोहिद्दीन डागर, आयागिरी श्याम सुंदरम। क्लियर होगी बात सभी की। अब देखो रुद्रवीणा। रुद्रवीणा कौन बजाते थे, वो एक ही थे जो रुद्रवीणा में बिल्कुल संपूर्ण थे। वो कौन थे, असद अली खान। जो असद अली खान थे वो रुद्रवीणा, रुद्रवीणा बहुत बढ़िया बजाते थे। और रुद्र से मतलब समझ रहे हो, रुद्र किनका नाम है, भगवान शिव जी का नाम है। और भगवान शिव जी की वीणा कौन बजाते थे, असद अली खान। क्लियर होगी बात। अब देखो मोहन वीणा के ऊपर बात करते हैं। देखो मोहन मतलब माधव जी, कृष्ण जी, ठीक है। और मोहन वीणा कौन बजाते थे, पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट के पापा नहीं है ये, कोई और है भाई, पहले बता रहा हूं, ठीक है। कुछ और मत लिख दियो यहाँ पे। मोहन वीणा कौन बजाते थे, पंडित विश्व मोहन भट्ट। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पे, ये मोहन वीणा के आविष्कार, इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया हुआ था। क्लियर होगी बात। तो जो मोहन वीणा थी अपनी, उसका आविष्कार किसने करा था, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने करा था। और सबसे बढ़िया अभी तक जिन्होंने बेस्ट मोहन वीणा बजाई है वो कौन थे, पंडित विश्व मोहन भट्ट। मतलब जिन्होंने आविष्कार करा उन्होंने ही सबसे बढ़िया मोहन वीणा को बजाया भी था। लोग इंप्रेस हो गए थे इनसे, जब इनका ये इंस्ट्रूमेंट सुना था ना लोगों ने, तो लोग इंप्रेस थे। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट को। क्लियर होगी बात सभी को। बाकी आपको भी मैं सारा मैं ना की पॉइंट करवा रहा हूँ ताकि आपके पेपर सिर पे चल रहे हैं, ठीक है। आपका पहला पेपर हो भी गया, फर्स्ट शिफ्ट आपकी हो भी गई है, वो हम अच्छे से एनालाइज कर भी रहे हैं। और आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब देखो वायलिन। अब 14 फरवरी आ रही है, कई लोग ना वैलेंटाइन डे मनाएंगे, उसमें क्या बजाएंगे, वो वायलिन बजाएंगे, ठीक है। 14 फरवरी दिन लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे और उसमें वायलिन बजाएंगे। तो वायलिन सबसे बढ़िया किसने बजाई थी, सुश्री गोपाल कृष्णन ने। किसने, सुश्री गोपाल कृष्णन। मतलब ये कहाँ के थे, ये साउथ के थे। क्लियर होगी बात सभी को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कहाँ के थे, ये साउथ के थे, SOUTH, साउथ के थे। अब देखो सीधी सी बात है, वैलेंटाइन डे को सीरियस मत लो, ठीक है। एक याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की, ठीक है। तो सही सही अगर देखा जाए तो जो अपना 14 फरवरी थी वो अपना ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारे बहुत सारे सैनिक थे, पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसमें अपने 20-25 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। तो इस वजह से ये वैलेंटाइन डे सब बेकार की बातें हैं, पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। कुछ भी नहीं साथ जाता, सिर्फ आपकी पढ़ाई साथ रहती है आपके।
ठीक है, आपकी नॉलेज आपके साथ रहती है। तो याद करने का तरीका है बस, ठीक है, इसे पर्सनली मत लेना। वायलिन, वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या बजता है? वायलिन बजता है, ठीक है, दिल में गिटार वायलिन बजता है। अब देखो, वायलिन सबसे बढ़िया बजाई किसने थी? सुश्री गोपाल कृष्णन ने, जो कि साउथ के थे। अब उसके बाद देखो, उनके बाद इनसे इंप्रेस होकर एनआर मुरलीधरन ने बजाई थी वायलिन। क्लियर होगी बात सभी को? उसके बाद श्री चंद्रशेखरन ने बजाई थी। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद किसने बजाई थी वायलिन? श्री चंद्रशेखरन ने बजाई थी। फिर उसके बाद किसने बजाई थी? वीजी जोग ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद लाल गुड्डी जयरामन ने बजाई थी। यहां पर मैं थोड़ा सा उठा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो रहा हो, ठीक है ना? ये बीच में आ रहा है ना, इसको उठा देते हैं। लाल गुड्डी जयरामन आपने देख लिया होगा, आई होप। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी फटाफट ले लो, आई होप ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आई होप आप सभी को जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझ लग रहा होगा, क्योंकि आपको बता रहा हूँ मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए ये सारी चीज़ें रेडी कराई हैं, और आप सभी को अपना फुल फोकस देना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। और कमेंट करके आप बताना कि आपको ये क्लास लगी कैसी, ठीक है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, और हम आपके रिव्यू जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। क्लियर होगी बात सभी को? तो प्लीज़ अपने सभी सभी अपने ना सभी बच्चे, अपने सभी अपने जितने भी भाई बहन, जितने अपने दोस्त हैं जिनका भी एग्ज़ाम है, तो सभी बताना आपको ये पेपर का एनालिसिस कैसा लगा, ठीक है? क्योंकि हम सब बहुत मेहनत करते हैं, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है आप सभी के लिए। आगे देखो, घटम। जो घटम है एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और घटम एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये किन्होंने बजाया था? ये टीएच विनायक राम ने बजाया था। और आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 7 बार रिपीटेड है भाई, 7 बार, अलग अलग 7 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जहां तक मैंने अभी तक रिसर्च करी है। टीएच विनायक राम जो से वो घटम बजाते थे। क्लियर? ईएम सुब्रमण्यम। आपको बताना चाहता हूँ, इसकी ना मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी, अभी भी बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा आपको प्लेलिस्ट लिंक। और आपको बताना चाहता हूँ, उसमें मैंने ना 5 बार 6 बार जो उनसे क्वेश्चन होते हैं ना, मल्टीपल टाइम जो उनसे रिपीटेड, वो सारे मैंने उसमें करवाए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख लेना। वहाँ पर मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ था कि घटम कौन बजाता था? वो बजाते थे टीएच विनायक राम, और इनका नाम भी है ऐड। क्लियर होगी बात सभी को? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ना, इसमें 5-5 6-6 बार 7-7 बार रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। जीके में तो आपके नंबर कटने वाले नहीं है, समझ लो। और ज़्यादा लंबी नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो है, और टोटल 22-23 वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके आराम से देख सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को? लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, फटाफट जाओ और अपनी तैयारी बहुत अच्छी करो। आगे देखो, मृदंगम। मृदंगम कौन बजाते थे? मृदंगम बजाते थे केवी प्रसाद और एसवी राजा राव। क्लियर होगी बात सभी को? और उमलायुपुरम शिवरामन, उमलायुपुरम शिवरामन। अब देखो, जो मृदंगम है ना, ये ज्यादातर साउथ साउथ के एरिया में ज्यादा बजता है मृदंगम, इसीलिए इसमें ना उल्लायुम, देखो लिखा ना उमलायुपुरम शिवरामन, ये साउथ का नाम है। कहाँ का नाम है? ये साउथ के बंदे का नाम है। तो मृदंगम ज्यादातर साउथ में चलता है, इसीलिए यह साउथ का नाम ज्यादा आ रहा है। क्लियर होगी बात सभी को? आगे देखो, मैंडोलिन। मैंडोलिन भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मैंडोलिन कौन बजाते थे? मैंडोलिन बजाते थे यू श्रीनिवास, यू श्रीनिवास। और आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंडोलिन है ना, ये भी साउथ की तरफ ज्यादा मनाया जाता है, इसीलिए थोड़ा नाम वैसा ही है, ठीक है, यू श्रीनिवास। अब देखो, पखावज। पखावज कौन बजाते थे? पखावज ना अपने थोड़ा यूपी वाले साइड ज्यादा चलता है पखावज। तो पखावज बजाते थे तोताराम शर्मा। ये तो काफी फनी नेम है, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तोताराम शर्मा। तोताराम क्या करते हैं? तो अब देखो, तोता के पंख होते हैं, अब तोते के क्या होते हैं? पंख होते हैं, ठीक है। और जब पंख उड़ता है तो बजता भी है ना पंख, है ना, पंख की आवाज भी तो आती है जब पंख अपने फैलाता है तोता। तो सिंपल सी बात है, पखावज तोताराम शर्मा, ठीक है। अब देखो, सुरबहार। सुरबहार एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ये भी। सुरबहार कौन बजाती थी? वो बजाती थी अन्नपूर्णा देवी। अब देखो, सीधी सी बात है, आपको भूख लगी है, ठीक है, अगर आपको खाना मिल गया तो आपके मुंह में क्या आ जाएगी? बहार आ जाएगी, आपके पेट में बहार आ जाएगी, समझ लो। और आपका मुंह एकदम मुस्कुराने लगेगा, ठीक है, सुर में हो जाएगा, आपके जो सुर ताल बिगड़े थे ना वो सारे जुड़ जाएंगे। तो मतलब क्या होगा? सुरबहार अन्नपूर्णा देवी। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो, गिटार कौन बजाता था? गिटार बजाते थे ब्रजभूषण काबरा, ठीक है। कोबरा मत पढ़ लेना भाई, कोबरा नहीं काबरा है। गिटार कौन बजाते थे? ब्रजभूषण काबरा। क्लियर? एक पंजाबी गाना भी आया था, मुंडा जट्टा दानियों बल्लिए तेरे करके गिटार सीखदा। तो उससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। गिटार की जगह जस्सी गिल मत लिख देना, गिटार की जगह लिखना ब्रजभूषण काबरा, ठीक है। कोबरा मत लिख देना, काबरा ही लिखना भाई, वरना गलत हो जाएगा। आगे देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ, और आपको बता रहा हूँ, डूरंड कप है ना भाई, ये क्वेश्चन 5 टाइम रिपीटेड है।
एसएससी एमटीएस में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था। और आपको बता रहा हूँ जितने अच्छे से मैं आपको एनालाइज करके दे रहा हूँ ना, इतने अच्छे से क्वेश्चन आपको कोई भी एनालाइज करके देने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ फटाफट से चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लग रहा चैनल को सब्सक्राइब करने में, और आपको ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिलते रहेंगे इस वीडियो में, ठीक है, इस चैनल में। देखो बच्चों, जो डूरंड कप है ये किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हो मेरी बात? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अब देखो, जो फुटबॉल टूर्नामेंट है दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट में आता है। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। देखो, जो फुटबॉल टूर्नामेंट है ना, ये दुनिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट में आता है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? थोड़ा सा लाइट आगे कर देते हैं ताकि आप सभी को ना एकदम मस्त क्लैरिटी से दिखे। आई होप ठीक है, सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। तो जो फुटबॉल टूर्नामेंट है ये दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, इसके ऊपर फोकस आपने करना है। और बात की जाए फुटबॉल टूर्नामेंट की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब स्थापना हुई थी? 1988 में स्थापना हुई थी। अब आपको बताने वाला हूँ फुटबॉल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कप। इन कप को आपने याद कर लेना, एकदम घोल के पी जाओ इन कपों को, अदरवाइज फिर पतन निश्चित है। समझ रहे हो मेरी बात? इन कपों को तो एकदम अच्छे से याद कर लेना, जैसे समझ लो पानी में ना चीनी डाल के पी लिया है। रोवर्स कप, ये भी फुटबॉल में आता है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, ये भी आपके फुटबॉल टूर्नामेंट में मिलती है। डूरंड कप, जो कि हमने अभी पढ़ाई हुआ, ये सामने आपके लिखा हुआ डूरंड कप। और आपको बताना चाहता हूँ जो डूरंड कप है ना, ये 5 बार रिपीटेड है। एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ था, सीएचएसएल में भी आया हुआ था, सीपीओ में भी आया हुआ था। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, आपको हमेशा बताना है फुटबॉल से संबंधित है। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये सारे कप लिखे हैं, नाम लिखे हैं, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला है रोवर्स कप, फिर है संतोष ट्रॉफी, फिर डूरंड कप, फिर आशुतोष कप, उसके बाद मेडरका कप। क्लियर होगी बात? 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 कप है। इन कपों को याद रख लेना, क्योंकि इनके पूरे पूरे चांसेस है आगे भी रिपीट होने के। क्लियर होगी बात सभी को? तो इन सभी को आप अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये सभी आगे पूछे जा सकते हैं, पूरी पूरे चांसेस हैं इन सभी के पूछे जाने के। क्लियर होगी बात सभी को आपको? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, जो भारत के हरित क्रांति के जो जनक थे ना, एमएस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो हमें ये बताना है कि इनका निधन कब हुआ था, मतलब ये स्वर्गवासी कब बने थे, मतलब कब ये अपने इंडिया, मतलब भारत को, मतलब क्या ही बोलूं यार, भारत ही बोल दो, भारत को छोड़ के भगवान के पास कब गए थे? 28 सितंबर 2023 को गए थे, जब इनकी उम्र 98 साल थी, यानी 98 ईयर्स की उम्र में ये मतलब भगवान के पास चले गए थे। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप देखते हैं ना कणक, जो गेहूं बोला था, जिन्हें गेहूं बोला जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो गेहूं आप खाते हो, रोटी खाते हो ना गेहूं, तो आपको बताना चाहता हूँ गेहूं यहाँ की बीज नहीं है, इंडिया का बीज नहीं है, गेहूं बीज है अमेरिका का। और आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, और आपका फर्ज बनता है इन चीज़ों को अपने दिमाग में अच्छे से धर लेने का, ठीक है, अच्छे से दिमाग में नोट कर लो। तो जो स्वामीनाथन है, ये अमेरिका से बीज लेकर आए थे गेहूं के, और इन्होंने इंडिया में 2 तरह के बीज लेकर आए थे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये अमेरिका से 2 तरह के बीज लेकर आए थे गेहूं के, और इन्होंने इंडिया में बुवाई कर दी, इसलिए इनको हरी क्रांति का जनक कहा जाता है। क्लियर होगी बात सभी को? अब आप लोग बोल रहे होंगे यार, अगर ये गेहूं इंडिया का, भारत का बीज नहीं, तो भारत का बीज क्या है? तो भाई भारत का जो बीज है वो है बाजरा, ठीक है। बाजरे की रोटी, ज़्यादातर हरियाणा में ना बाजरे की रोटी भी चलती है। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, मक्की होगी, पंजाब के लोग मक्की की रोटी सरसों का साग बहुत खाते हैं। तो जो मक्की की रोटी होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं? ये सारी चीज़ें इंडिया की हैं। क्लियर होगी बात? ये इंडिया के सीड्स हैं, समझ रहे हो? ये इंडिया के बीज हैं, इंडिया की फसलें हैं। पर जो गेहूं है ये इंडिया की फसल नहीं है, अमेरिका की फसल है। इतनी बात क्लियर होगी? और अमेरिका से एमएस स्वामीनाथन लेकर आए थे, क्योंकि ये पीएचडी, आई थिंक पीएचडी वगैरह इन्होंने करी थी, तो ये अमेरिका से आए थे, तो ये गेहूं के बीज लेकर आ गए थे। फिर इन्होंने यहाँ पे बीज दिया, फिर उसके बाद इनकी बल्ले बल्ले ये हीरो बन गए थे यहाँ पर, ठीक है। समझ लगी बात सभी को? चलो फटाफट डिस्कस करते हैं अब। तो 28 सितंबर 2023 को ये भगवान के पास चले गए थे, परलोक सिधार गए थे 98 साल की उम्र में। क्लियर? बहुत से बहुत तगड़ा जिया था भाई, 2 साल कम थे वरना सेंचुरी मार देते। अब देखो 19, वैसे इंग्लिश में बोलता हूँ, 1967 में इन्होंने पद्मश्री इनको मिला था। पद्मश्री ये अपने आप में हायर गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है। उसके बाद 1972 में इनको पद्म भूषण मिला था, ठीक है। 1999 में इनको मिला था, यानी 1989 में इनको मिला था पद्म विभूषण,
ठीक है। और 2024 में मरने के बाद देखो इनकी मौत कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 2023 में, और इनको भारत रत्न मिला था 2024 में। क्लियर होगी बात सभी को? आपने इनकी ये लिस्ट याद करनी है अवार्ड वाली, क्योंकि अवार्ड वाली पूछी जाती है। क्लियर होगी बात सभी को? अभी 2024 वाले में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 2024 में भारत रत्न किसको मिला था, तो आपको बताना है किसको मिला था, MS स्वामीनाथन को मिला था। क्लियर होगी बात सभी को? आई होप आपको पूरा समझ लग रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझ लग रहा तो बादाम की बोरी खरीद दो और अच्छे से बादाम चबा चबा के खाओ, फिर आपको अच्छे समझ आएगा। आगे देखो, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी, ठीक है, निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्हें बोला जाता है। अब कई लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कार्यकारी निदेशक क्या होता है। भाई कुछ भी नहीं होता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसको ईडी बोला जाता है वही होता है कार्यकारी निदेशक, कुछ भी नहीं है भाई। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही बच्चे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए बस। अगर ये दोनों चीजें आपके अंदर है ना तो पेपर बहुत अच्छे से आप करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सभी को। बट हाँ, पढ़ाई भी करनी है, विदाउट पढ़ाई कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ सिक्स सेंस के चक्कर में नहीं फंसना, ठीक है, पढ़ना भी है। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो नियुक्त करे गए हैं मुनीश कपूर। मनीष नहीं है, पहले बता रहा हूं, मुनीश है, मुनीश, MU, ठीक है। कई लोग मनीष पढ़ लेंगे, मनीष नहीं भाई, मुनीश है, पहले बता रहा हूं। अब देखो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर होगी बात सभी को? आरबीआई तो समझते हो ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोट छापती है बैंक, वो है आरबीआई, ठीक है। अभी रिसेंटली आरबीआई की वैकेंसी भी निकली थी, शायद आपको पता होगा। अब बात की जाए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और मुंबई किसकी कैपिटल है भाई, बताओ पहले? मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, लिख देता हूँ यहाँ पे यार। जो मुंबई है ये कैपिटल किसकी है, ये कैपिटल है महाराष्ट्र की, ये लिख लेना, ठीक है। कई लोग बोलेंगे आरबीआई का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में, भाई महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र अलग है, मुंबई अलग है, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो आगे बढ़ते हैं फटाफट। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है इसको नेशनल लेवल पर घोषित कर दिया गया था कि जो आरबीआई है वही, उसी के पास अथॉरिटी है कि वो नोट को छाप सकती है, नोटों को बना सकती है। अब जितने भी नोट देखते होंगे 10, 20, 50, 2000, जितने भी नोट चलते हैं 500 500 के, उनमें क्या होता है, उनमें आरबीआई लिखा होता है, गवर्नर के साइन होते हैं। आपने नोटिस करना कभी कि वो नोट उठाना, उन नोट्स को देखना कभी साथ में, तो साइड में ना एक लोगो लगा होता है आरबीआई का, शेर बना होगा, शेर के ऊपर से ना ऐसे फूल टाइप निकला होगा, ठीक है, पता नहीं पेड़ टाइप होता है कुछ, ऐसे निकला हुआ है, तो वो आरबीआई का साइन होता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर होगी बात सभी को? वैसे आपने कभी नोटिस करा है, बहुत सारे बैंक प्रचार देते हैं मगर आरबीआई कभी प्रचार नहीं देता, कभी ऐड नहीं देता, क्यों? क्योंकि जो ब्रांड बंदा बन जाता है ना, उसको फिर ऐड देने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी को पता होता है कि ये बेस्ट बैंक है, ठीक है। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, एक बार आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ सब कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा सब कुछ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप सभी के प्रे करता हूँ भगवान से कि बढ़िया बढ़िया पेपर हो, ठीक है। और जिसको अगर ना समझ लगा दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, अच्छे समझ लग जाएगा। क्लियर? वैसे अपना बेस्ट दे रहा हूँ आप सभी को समझाने में, और आई होप आप सभी को अच्छा से समझ लग रहा होगा। चलिए फटाफट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ना, मैं कहता हूँ इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता, इससे इजी कुछ भी नहीं है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत यानी इंडिया का विश्व में यानी वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? सिंपल सी बात है भाई, 7th रैंक है अपनी, ठीक है। अगर एरिया की बात की जाए, जमीन की बात की जाए, तो अपने पास विश्व के 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश कौन है? इंडिया है। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 पे रशिया है, ठीक है। कौन है? रशिया। अब यहाँ पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1,70,98,242 मीटर स्क्वायर किसके पास है? रशिया के पास जमीन है। क्लियर? फिर सेकंड नंबर पर आता है कनाडा। जितने भी आजकल मैं देखता हूँ लुधियाना में जितने भी लोग हैं ना, पंजाब में ज्यादातर लोग कनाडा ही भागते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि वहाँ के डॉलर बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे हो जाते हैं ना, फिर पैसे से बहुत ज़्यादा डबल हो जाते हैं, डबल क्या, बहुत गुना हो जाते हैं, लोग फिर कनाडा जाना प्रीफर करते हैं। उसके बाद यूएसए। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तीसरे नंबर पर अपना यूएसए आ गया, ठीक है। यूएसए कनाडा ज़्यादा दूर दूर नहीं है, आप पास में ही है, ठीक है। एक बॉर्डर लाइन खींची हुई है, इधर कनाडा है, इधर यूएसए, बस और कुछ भी नहीं है। फिर चाइना, ठीक है, ठीक है, चाइना। सबसे सस्ता माल कहाँ मिलता है? चाइना में मिलता है, ठीक है। तो चौथे नंबर पर चाइना आता है। फिर 5वें नंबर पर आती है ब्राजील, ठीक है। फिर 6वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कंगारू कहाँ का नेशनल एनिमल है? वो है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। फिर 7वें नंबर पर आता है अपना भारत महान, इंडिया, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। क्लियर?
क्योंकि इंडिया में हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे हनुमान जी सब यहीं पर ही बोर्न हुए इंडियन में, और हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारा भी जन्म इंडिया में हुआ है। ठीक है, अब इंडिया में देखो कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 32,87,263, ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हैं। अपने जो भारत है वो 32,87,263 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। क्लियर। आगे चलते हैं, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन आपको 4 बार रिपीटेड मिलेगा। अगर आपने 3-4 साल से आप किसी गवर्नमेंट अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बताना चाहता हूँ, अभिनव बिंद्रा वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ना आप सभी की आंखों के सामने जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन 4 बार रिपीटेड है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ये क्वेश्चन 4 बार रिपीटेड है। फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था, ये बताना है। और अभिनव बिंद्रा आपको पता है ये एक शूटर थे, ठीक है, राइफलमैन थे ये। चलो फटाफट से पढ़ते हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इंडियाज फर्स्ट इंडियन वन ओलंपिक गोल्ड मेडल। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, समझ रहे हो, अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको एक बात और बताता हूँ, ये बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही डेडिकेटेड बंदे हैं। ये ज़्यादा बोलते नहीं थे, बहुत ही शांत स्वभाव का इनका नेचर है और बहुत ही बढ़िया ग्रेट लेजेंड माना जाता है इनको, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल में इनको लेजेंड भी माना जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि राइट द नेम ऑफ द लेजेंड हु हिट 10 मीटर एयर राइफल इन इंडिया, तो आपको बताना है कि इंडिया में कौन सा है जो जिसने 10 मीटर एयर राइफल हिट करी है, तो आपको बताना है अभिनव बिंद्रा। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी दोस्तों, आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा है, संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है। तो जो संदीप कुमार थे वो ट्रैक एंड फील्ड गेम से थे। ट्रैक एंड फील्ड का मतलब होता है रेस वॉकिंग, समझ रहे हो, मतलब चलते चलते दौड़ना, उसे बोलते हैं रेस वॉकिंग, ठीक है। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संदीप कुमार ने अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 10,000 मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1,000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 10,000 यानी कि 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे 10,000 मीटर लिखा है, मतलब कि 10 किलोमीटर रेस वॉक में क्या जीता था भाई, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। कांस्य पदक जीता था। किन्होंने जीता था, संदीप कुमार जी ने जीता था। और ये नाम से क्लियर हो रहा है कि एक इंडियन है, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में खमती जनजाति, नाम पहले समझ लो सभी लोग, कंफ्यूज मत होना फिर, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में खमती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, वो है संकीन फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार, समझ रहे हो मेरी बात, फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। एक बार फिर से देख लो, अरुणाचल प्रदेश की खमती जो सी जनजाति होगी, जो सी खमती, खमती, ठीक है, जो बहुत ज्यादा काम करती है और खाती कम है, होगी खमती। खमती जनजाति लोगों द्वारा संकीन फेस्टिवल मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपने मुझे कमेंट में बतानी है। क्लियर होगी बात सभी को। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा गया बहुत बार, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो, वराह मिहिर के पंच सिद्धांतिका, मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हिंदी में ना इसकी वर्डिंग बहुत ज़्यादा टफ थी, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने थोड़ा बहुत इसमें इंग्लिश यूज़ कर दिया, बिल्कुल भी नहीं घबराना भाई। अगर देखो यार, आने वाला ज़माना ना इंग्लिश का ही है, ठीक है। आज नहीं इंग्लिश सीखो तो कब सीखोगे यार, स्टार्टिंग करो, ठीक है। कुछ भी नहीं, इंग्लिश पता हिंदी से भी ईजी है। देखो, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है, वो है, देखो पहले बात, 5 खगोली सिद्धांत है। खगोली मतलब होता है छोटे छोटे सिद्धांत, और टोटल 18 सिद्धांत का वर्णन किया गया है। समझ रहे हो मेरी बात। अब कई लोग बोलेंगे सर ये 18 अलग है 5 अलग है, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 खगोली सिद्धांत को ऐड करके टोटल 18 सिद्धांत का वर्णन किया गया है। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही ना, वीडियो को फटाफट लाइक ठोक दो बढ़िया सा, ठीक है। अपने अंगूठा ना एक लाइक वाली बटन में जोर से मारो, एक अच्छा सा लाइक आएगा फिर, ठीक है। उससे फिर क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, पिंक रेड रेड दिखेगा आपको, समझ रहे हो। अब देखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। जो मेंडलीफ है, अब देखो सीधी सी बात है, जो बच्चे साइंस के होंगे उनकी तो बढ़िया मौज कट रही है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा मेंडलीफ, ठीक है, सब कुछ पढ़ के हटे हैं, कैल्शियम, कार्बन, ब्रोमीन, है ना, ये सारी चीज़ उन्होंने पढ़ी है। पर जिन्होंने आर्ट्स रखी है, जो कॉमर्स रखी है, उनकी नैया डूबने वाली है, अगर उन्होंने 10वीं अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब पढ़ते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो वो आधारित है परमाणु द्रव्यमान पर।
क्लियर होगी बात सभी को? किस में आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। अब देखो अगर इसमें डिटेल में पढ़ाने लग जाऊंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ज़्यादा टाइम लेना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए इनमें मैं जा नहीं रहा। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? वो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। क्लियर। 1869 में प्रकाशित हुई थी। क्लियर होगी बात? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी ये 1869 में पब्लिश्ड हुई थी। क्लियर होगी बात? लोगों के पास पहुंचने लगी थी। समझ लो, प्रकाशित का मतलब क्या होता है? छपना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है, वो प्रकाशित कब होगी? छप के रेडी होगी, मतलब वो बाजारों में बिकने वाली है, बिक रही है। मतलब सपोज दैट कोई किताब छपी है, वो आज आज से पब्लिश होगी, मतलब आज से बिकना चालू हो गई है, इसका मतलब होता है प्रकाशित करना। क्लियर होगी बात सभी को? प्रकाशित का मतलब यही होता है। अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट लाइन एक और आ रही है आप सभी के लिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मनी की मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। क्लियर। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो 1872 में कहां प्रकाशित हुई थी? जर्मनी की मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। चलिए फटाफट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है ना, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इतना प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने आया हुआ है ना, अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, मन लगा के स्टडी करी होगी ना, वो बच्चा पेपर पूरा फोड़ के आया होगा। समझ लो, इतना ऑसम क्वेश्चन पूछा गया है, इतना ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया, इससे आसान, इससे ईजी क्वेश्चन कोई भी नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन करा होगा, समझ लो कि तुम भाई इस बार सरकारी नौकरी लेने वाले हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, उस तुम लायक हो, नौकरी के लायक हो तुम। समझ रहे हो? अगर ये क्वेश्चन नहीं कराना, मतलब समझ लो फिर तुम्हारा काम खत्म है, बिल्कुल अंदर तुम खत्म हो, पढ़ नहीं रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, फिर यही होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है। 2023 तक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? मैं आपको सच बताऊं, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, मुझे टिप्स में याद है, ये क्वेश्चन 8 बार रिपीटेड है भाई। 8 बार अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग। एसएससी एमटीएस में 3 बार पूछा गया है, ठीक है, सीएचएसएल में 2 बार पूछा गया, सीपीओ में 2 बार पूछा गया। भाई मैं कितना गिनवा दूं यार, ये इतना इजी क्वेश्चन है ना ये। अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना, समझ लो कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं करा ना, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई फिर आपकी तैयारी समझ लो 50-50 है। ठीक है, और 50-50 जिसकी तैयारी होती है ना, उसका सिलेक्शन नहीं होता। मैं क्लियर बता रहा हूँ आप सभी को, इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाओ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 2023 तक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? आपको बताना चाहता हूं, आर्टिकल 51A के तहत 1976 में 1976 में 42वें संशोधन के अधिनियम द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, ठीक है, क्या हुआ था कि सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 2002 में 86वें संशोधन में 10 के साथ एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था। उस मौलिक कर्तव्य में क्या था वो भी आपको पता लग जाएगा। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो आपको बताना है 11, 11, ठीक है। अब देखो इधर हुआ क्या था, 11 मौलिक कर्तव्य ये था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो भी कंपलसरी। यहाँ पर मैंने फ्री नहीं लिखा, फ्री लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फ्री। फ्री एजुकेशन कंपलसरी है, ये मिलना ही मिलना है। और आपको बताना है ये क्वेश्चन एक बार और, ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जब ये 11वां फंडामेंटल राइट जुड़ा था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे नहीं, थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। INDRA इंदिरा, GANDHI गांधी। क्लियर होगी बात सभी को? कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी उस समय? PM थी। क्या थी PM? मतलब क्या होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। क्लियर होगी बात सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई बादाम बादाम खा के दिमाग को एकदम बिल्कुल तेज कर लो, ठीक है, सर्विस वर्विस दिमाग की करा लो, बढ़िया से दिमाग एकदम चलना चाहिए पेपरों के समय। सर्विस कैसे होगी? सर्विस होगी मेडिटेशन से। तो पढ़ाई के समय, पढ़ाई करने के बाद मेडिटेशन जरूर करा करो, ध्यान करा करो, ठीक है। और अगर मेडिटेशन में ध्यान ना लगा करे ना, फिर एक काम करा करो, बादाम की बोरी खरीदो, उसमें पानी भर के डुबकी मार लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका है वो। क्लियर? आगे चलते फटाफट। अब देखो यहाँ पे, यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो यात्रा है वो वेस्ट बंगाल की नृत्य शैली है। क्लियर होगी बात? कहाँ की नृत्य शैली है? वो वेस्ट बंगाल की नृत्य शैली है। क्लियर होगी बात सभी को? कई लोग बोलेंगे भाई वेस्ट बंगाल की कैपिटल कौन सी बताओ पहले ये। भाई वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता, ठीक है। जय काली कलकत्ते वाली जय काली, गाना सुना है ना, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। तो काली माता के ऊपर गाना बजा हुआ है, ठीक है।
तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता भाई देखो सीधी सी बात है, स्टेट कैपिटल तो आपको याद होनी चाहिए, ये पूछी जाती है, ठीक है। इतने प्यारे प्यारे मैंने नोट्स बनाए, उसी में मैं खुद ही गंद डाल रहा हूँ आप लोग को समझाने के चक्कर में। चलो कोई ना। देखो यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? वो है वेस्ट बंगाल की, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कलकत्ता। क्लियर होगी बात सभी को? आगे देखो, गंभीरा, धाली, जात्रा, ये तीनों जो उनसे डांस है बहुत ज्यादा पॉपुलर डांस है, ठीक है। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। आपको इन चीजों को ध्यान में जरूर रखना है। देखो हम बीच में हंसी मजाक भी कर रहे हैं ताकि आप सभी बोर ना हो, ठीक है। मैं भी बोर ना हूँ क्योंकि आज हमारी क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी चली गई है, क्योंकि हर एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आप सभी को। और कोई भी चीज़ अगर हम अच्छे से करेंगे, डीपली करेंगे, डिटेल में करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि आपका टाइम खराब हो रहा है, टाइम बिल्कुल भी नहीं खराब हो रहा, हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ताकि आप लोगों की स्कोर बहुत अच्छी हो सके। क्लियर? आगे देखो, गंभीरा, धाली, जात्रा, ये तीनों नृत्य शैली है कहाँ की? कलकत्ता की है। क्लियर होगी बात सभी को? आपने इन चीजों को अपने दिमाग में रखना है। आगे देखो, डंडा यात्रा, जो डंडा यात्रा है ये भी डांस है जो कि उड़ीसा में किया जाने वाला भारत का प्राचीनतम नृत्य है। प्राचीनतम मतलब क्या होता है? एंशियंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राचीन को? एंशियंट। क्लियर होगी बात सभी को? तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं फिर से एक बार, आप इसको देख लो। मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन था ये, 2023 तक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? आपको बताना है 11 है, 11, ठीक है। जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर होगी बात सभी को? और आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे चांसेस आगे भी रिपीट होगा, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 8 बार रिपीट हो चुका है, समझ रहे हो? आगे भी रिपीट होगा, पक्का गारंटी है। चलिए फटाफट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल आप सभी के? तो आज हम आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपको बताना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है फिर से। देखो क्या पूछा गया है, 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो आपको बताना है कर्नाटक सरकार के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। क्लियर होगी बात सभी को? बहुत ईजी क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो कर्नाटक कैपिटल कौन सी है? अभी बता के हटाऊं, कर्नाटक कैपिटल है बेंगलोर, ये याद रखना, ठीक है। कर्नाटक कैपिटल बेंगलोर, वेस्ट बंगाल की कलकत्ता, मिजोरम की ऐज्वाल, पंजाब की चंडीगढ़, ये सारी कैपिटल स्टेट कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए। बिहार की पटना। क्लियर? अब आगे देखो क्वेश्चन पूछा गया, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भाई मोहिनी अट्टम, ये बता रहा हूं आपको, इसे भी बता ही देता हूं आपको कि जो मोहिनी अट्टम है ये आपका 6 टाइम्स रिपीटेड है। 6 बार अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय संगीत है। क्लियर होगी बात आप सभी को? तो जो मोहिनी अट्टम है ये केरल राज्य का शास्त्रीय संगीत है। क्लियर होगी बात सभी को? और केरल की कैपिटल क्या है? केरल की राजधानी कौन सी है भाई? ये भी आपसे पूछा जाता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, THIRUVANANTHAPURAM, तिरुवनंतपुरम। थोड़ा लंबा है मगर याद कर लेना, ठीक है, वरना पेपर में नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो केरल कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। अब आपसे देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो मोहिनी अट्टम है ये तो केरल का है ही है। अब आपसे एक पूछा जाए कथकली कहाँ की है? कथकली, तो जो कथकली है ना ये भी केरल की ही है, ये भी केरल का डांस है कथकली। क्लियर होगी बात? अब कथकली याद कैसे करोगे? अब देखो कली कहाँ पे उगती है? कली उगती है कीचड़ में, और कली से ही कमल बनता है। तो ठीक है, तो कथक केरल कहाँ पर है? केरल वहां, केरल समुद्र के ही तो किनारे है भाई, समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, साउथ में पड़ता है केरल, केरल समुद्र के किनारे है। तो कली कहाँ उगती है? पानी में उगती है, तो यहाँ पर पानी, यहाँ पर पानी, बात सेम हो गई, ठीक है। याद करने की ट्रिक है, कथक कली कहाँ पर उगती है? कली कीचड़ में उगती है, और कीचड़ किससे बना होता है? पानी से बना होता है। तो केरल भी तो पानी से ही है ना, अगल बगल पानी है, हिंद महासागर बगल में तो है। अब देखो ये याद हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ स्टैटिक जीके में से पूछा गया है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। किस शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस को थेवर अट्टम के नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है मैं कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसको थेवर अट्टम के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम भाई? थेवर और अट्टम, ठीक है। तो थेवर अट्टम के नाम से कौन सा डांस जाना जाता है? वो है भरतनाट्यम। कौन सा भाई? भरतनाट्यम। लिख देता हूँ, BHARAT, भरत, NATTYAM। तो जो भरतनाट्यम डांस है इसको हम थेवर अट्टम के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात क्लियर होगी भाई आप सभी को? अगर इतनी बात क्लियर होगी ना तो फटाफट सेशन को लाइक कर दो, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें और करवाने वाला हूँ। क्लियर होगी बात? सिर्फ हम इतना करके रुकेंगे नहीं, हम आज सारे काम करेंगे।
अब देखो जो भरतनाट्यम है ना, इसको सिर्फ भरतनाट्यम नहीं बोलते, ये सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। समझ रहे हो बात सभी को? भाई कोल्ड हो गया यार, एक तो मौसम चेंज हो रहा है ना, गला भी खराब हो गया भाई। तो जो भरतनाट्यम है इसको ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पुराना क्लासिकल डांस यानी कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय डांस कौन सा है? वो है भरतनाट्यम। क्लियर होगी बात? अब देखो कई लोग नाचते नाचते नाली में गिर रहे हैं, कई लोग नाचते नाचते पता नहीं कहाँ गिर रहे हैं, तो वो डांस नहीं होगा। वो होगा कि भाई तुम ना अपनी तरफ से बस कुछ भी हाथ पैर हिला रहे हो। पर जो भरतनाट्यम है ना, इसमें होता है कि अगर इस धुन में ना तुम ये स्टेप करोगे, इस धुन में तुम हाथ ऊपर लेकर जाओगे, इस धुन में लेफ्ट पैर आगे जाएगा, वो सारी चीजें किसमें होती है? भरतनाट्यम होती है। और भरतनाट्यम क्यों करवाया जाता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए भरतनाट्यम करवाया जाता था। क्लियर होगी बात? और भरतनाट्यम सबसे पहले कहाँ होता था? टेम्पल्स में होता था, ठीक है, मंदिरों में होता था। क्लियर होगी बात? भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, ठीक है। और आपको बताऊंगा कि जो सा भरतनाट्यम है ये कौन सा डांस है? ये सोलो डांस है। सोलो डांस का मतलब क्या होता है? मतलब अकेला बंदा ही डांस करेगा, ग्रुप में नहीं डांस कर सकते, ठीक है। आजकल पार्टी वार्टी क्लब व्लब में क्या होता है, सभी लोग ग्रुप में नाचते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप में नहीं होगा, अकेला डांस है, ठीक है। मतलब सोलो पर्सन, अकेला इंसान ही डांस कर सकता है। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो आगे क्या करेंगे, इतना आपको याद हो गया। अब देखो आपसे पूछा जाएगा कि जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस, टोटल कितने हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं, तो आपको बताना है टोटल अपने, जो टोटल है वो 8 क्लासिकल डांस है। कितने डांस है भाई? 8 क्लासिकल डांस है। क्लियर होगी बात सभी को? तो सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम है। इसको आपने याद रखना है अच्छे तरीके से। और आपको मैं जो चीज़ करवा रहा हूँ ना, इसे आप समझ लो, पत्थर की लकीर है, पूछा ही जाएगा पक्का। अब देखो एक बात पूछते हैं कि जो क्लासिकल डांस है, जो भरतनाट्यम है, ये हमें पता कैसे लगा कि भाई भरतनाट्यम है? तो एक बुक थी, ठीक है। एक क्या थी? बुक थी। बुक का नाम था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र नाम की एक बुक थी, जिसमें क्या लिखा था? जिसमें भरतनाट्यम की उत्पत्ति के बारे में लिखा था। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है भाई? मतलब इस डांस के बारे में लिखा था। पहले के ज़माने में यूट्यूब थोड़ी था कि यूट्यूब में गए और डांस देख लिया, डांस कर लिया, ऐसे नहीं। बुक में से पढ़ के डांस किया था, ठीक है। और बुक का नाम था नाट्य शास्त्र। क्लियर होगी? इसको पांचवें वेद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है, पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले पंचम वेद के नाम से कौन सी किताब को जाना जाता है, तो आपने बताना ये, ठीक है। नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी बात सभी को? राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है, बट आप मैनेज कर लेना, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, या तो राइटिंग देख ले या तो पढ़ा ले, ठीक है। बात एक ही होगी दोनों में से। एक तो पेन भी नहीं चल रहा यार, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। इतनी बात क्लियर होगी। अब आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाएंगी कि भाई अब देखो सीधी सी बात है, अगर ये किताब है तो इसके राइटर भी तो होंगे कोई। तो आपसे पूछा जाएगा नाट्य शास्त्र के राइटर कौन है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाट्य शास्त्र के राइटर कौन है। क्लियर होगी बात सभी को? तो नाट्य शास्त्र के जो राइटर हैं उनका नाम है भरत मुनि। क्या नाम है राइटर का नाम? राइटर का नाम है भरत मुनि। भरत मुनि, ये एक ऋषि मुनि थे, ठीक है। भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि ये क्या थे? नाट्य शास्त्र के लेखक थे। क्लियर होगी बात सभी को? एक बार हम फटाफट रिवीजन करेंगे। किस शास्त्रीय नृत्य, किस शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस को थेवर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो वो थे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को हम थेवर अट्टम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर क्लियर होगी बात सभी को? जो थेवर अट्टम है इसको हम भरतनाट्यम भी बोलते हैं। क्लियर होगी बात सभी को? दो नाम है, तो डांस सेम है, नाम दो दो रखे हैं बस। और भरतनाट्यम क्यों करवाया जाता था? टेम्पल्स में करवाया था भरतनाट्यम। क्यों? भगवान को खुश करने के लिए टेम्पल्स में डांस करवाया था भरतनाट्यम। क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। क्लियर होगी बात सभी को? और ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, ओल्डेस्ट, समझ रहे हो? उसके बाद ये सोलो डांस है, मतलब अकेला इंसान ही डांस कर सकता है इसमें। अकेला इंसान लिखना भूल गया था, अकेला इंसान डांस करता है इसमें। क्लियर होगी बात सभी को? ताकि भगवान जी खुश हो जाएं। अब देखो टोटल अपने 8 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। और ये बुक थी नाट्यशास्त्र, इसको पांचवा वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति
हुई थी भरत मुनि के द्वारा। क्लियर होगी बात। नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति भरत मुनि ने करी और भरत मुनि ने उत्पत्ति भरतनाट्यम की कर दी। समझ रहे हो, भासे भरत भासे भरतनाट्यम। क्लियर होगी बात। नाट्यम का मतलब क्या होता है, नटराजन यानी शिव जी का ध्यान करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एकाहार मुद्रा भी नाम आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। आपने इन चीजों को अच्छे से करके जाना है, आपसे पूछा जाएगा। एक होती एकाहार मुद्रा, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, वो हाथ से ओम बनाया जाता है, उसे बोलते हैं एकाहार मुद्रा। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो, इसमें आपसे पूछा जाएगा संबंधित व्यक्ति, भरतनाट्यम से संबंधित डांसर कौन से हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पहले मैं लिख दो तो संबंधित व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति मतलब वे कौन से लोग हैं जो भरतनाट्यम डांस में एक्सपर्ट हैं, जिनको मतलब भरतनाट्यम करते करते मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, उनके बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, रिगार्डिंग भरतनाट्यम के, जो लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भरतनाट्यम सिखाते हैं, उन सभी का नाम आएगा, मतलब जिन्होंने अभी तक पद्म भूषण पद्म विभूषण जीता हुआ है। तो सबसे पहले आएंगी रुक्मणी देवी। कौन सी देवी, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी। तो जो रुक्मणी देवी है ये बहुत अच्छा भरतनाट्यम करती है। क्लियर। और सेकंड नंबर पर कौन आएगा उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो सेकंड नंबर पर आएंगी मल्लिका साराभाई। कौन सी, मल्लिका, मल्लिका साराभाई। ठीक है, थाराभाई जोगिंदर नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं, साराभाई है। कई लोग थाराभाई जोगिंदर हो समझ लेंगे, तो ऐसा मत समझना। ठीक है, मल्लिका साराभाई। अब उसके बाद कौन आएंगी, उसके बाद आएंगी मृणालिनी साराभाई। दोनों बहनें बहनें थी। ठीक है, और दोनों ही एक्सपर्ट हैं। एक सेकेंड, ये ना आप देख रहे होंगे ये थोड़ा ना पीछे गत्ता आ रहा है, इसको थोड़ा मैं सही करता हूँ फिर मैं लिखना चालू करता हूँ, बस एक सेकेंड रुको। हाँ जी फ्रेंड्स, आपको बताने वाला जो तीसरा नाम है वो कौन सा था, वो था मृणालिनी साराभाई। कौन सा था, मृणालिनी साराभाई। क्लियर होगी बात सभी को। कौन सा नाम था, मृणालिनी, मृणालिनी। ठीक है, उसके बाद था साराभाई, सारा भाई। क्लियर। अब चौथे नंबर में कौन है उसके ऊपर फोकस करेंगे। चौथे नंबर पर है लीला सैमसन। कौन सी, लीला, लीला। उसके बाद क्या है, सैमसन। सैमसंग नहीं है, सैमसंग गैलेक्सी नहीं है भाई, सैमसन है। मैं लिख देता हूं पहले वरना कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सैमसन, ठीक है, लीला सैमसन। ठीक है भाई। अब आगे देखो पांचवें नंबर, ये जो आपको नाम लिख रहा हूँ आपको अच्छे से याद करने हैं। क्लियर होगी बात सभी को। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है मगर कोई बात नहीं, नाम सही लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सोनल मान सिंह, ये थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूँ, सोनल मान सिंह। तो जो सोनल मान सिंह है ये बहुत अच्छा डांस करती है। ठीक है, एक्चुअली यार पता है मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ ना, इसलिए मेरी इंग्लिश तो थोड़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब आके देखो सिक्स नंबर पर कौन सी आती है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। मैं इसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप याद कर लेना, यामिनी कृष्ण मूर्ति। क्लियर होगी बात सभी को, यामिनी कृष्ण मूर्ति। आपको बता रहा हूं भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति यही लोग थे जिनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार, बहुत बड़े बड़े अवार्ड, सब कुछ इन्हीं लोगों को मिला हुआ है। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो सी चीज़ें मिली हुई इनको, आपको इनके नाम याद करने हैं। अगर नाम याद नहीं करोगे तो पेपर में नैया डूब जाएगी, और अगर पेपर में नैया डूब गई तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर नैया नहीं डुबानी है तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर होगी बात सभी को। अच्छे से कैसे पढ़ोगे, मन लगा के। अगर मन उधर उधर भागे ना उसे बोल देना भाई नैया डूब जाएगी, पढ़ ले। ठीक है, तो सभी को फटाफट से एक बार रिवीजन कराएंगे, फिर उसके बाद वीडियो बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने रोटी भी नहीं खाई, अभी भी जाके पहले खाना खाऊंगा। ठीक है, भूख भी लगी है बहुत ज़ोर से, और आप सभी के लिए मैं नोट्स वगैरह सब बना रहा था। ठीक है, देख रहे हो कितना बढ़िया सजा सजा के लिखा हुआ है, तो बस आप ही लोगों के लिए करा है। और फटाफट लाइक वाइक कर देना यार। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर देना, आप लोग के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखो, किस शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस को थेवरट्टम के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो भरतनाट्यम है, इनके दो नाम है, या तो भरतनाट्यम बोल दो या तो थेवरट्टम बोल दो। ठीक है, थेवरट्टम सामने लिखा है, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में भी पढ़ लो। ये लिखा थेवर और ये लिखा अट्टम। ठीक है, थेवरट्टम हो गया। अब देखो जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम के दो नाम थे, आपको पता लग ही चुका है। तो भरतनाट्यम कहाँ करवाया जाता था, भरतनाट्यम भाई करवाया जाता था मंदिरों में।
मंदिरों में क्यों करवाया जाता था? भगवान को प्रसन्न करने के लिए करवाया जाता था, ताकि ये डांस भगवान जी देखें। और देखो सीधी सी बात है, अब लोग बोलेंगे भगवान थोड़ी देखने आते थे डांस, ये तो एकदम अफवाह है। देखो सीधी सी बात है, तुम लोग मंदिरों में जाते हो ना, मूर्ति के सामने मत्था टेकते हो ना, क्यों? क्योंकि तुम मूर्ति में भगवान को इमेजिन कर रहे हो, तुम्हें विश्वास है कि मूर्ति में भगवान जी हैं। उसी तरह जो पहले के लोग थे, उनको विश्वास था कि मंदिरों में भगवान बैठे हुए हैं, अगर हम भगवान के सामने डांस करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर बोलेंगे बोलो बच्चा तुम्हारी क्या इच्छा है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें भरतनाट्यम जो करवाते थे उनके अंदर थी। और जो भी मतलब बहुत जो ब्यूटीफुल लड़की होती थी, जो सुंदर सी लड़की होती थी, जो बहुत अच्छा डांस करती थी, उनको क्या कहते थे कि रोज़ सुबह तुमने भगवान के सामने डांस करना है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होती थी। और आपको पता होगा ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य। ठीक है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद एक कौन सा डांस है? अब देखो ये सोलो डांस है, अकेला बंदा डांस करेगा, वो वाला डांस नहीं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो वाला डांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कि तुम भाई एकदम ग्रुप में नाच रहे हो, ठीक है, जंप कर रहे हो, वो वाला डांस नहीं है भाई। ये डांस है सोलो डांस, और बहुत ही डिसिप्लिन वाला डांस है ये। समझ रहे हो? सोलो डांस है, अकेला डांस है, ये करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं। तो अपने टोटल कितने डांस है? 8 क्लासिकल डांस है। क्लियर? समझ लगी बात सभी को? और इसमें बुक थी, नाट्यशास्त्र नाम की एक बुक है, उसमें इस डांस की उत्पत्ति हुई थी, इस डांस के बारे में उसमें लिखा हुआ था। और इस बुक को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को आपने फोकस करना है दिमाग में। ठीक है, और दिमाग में फोकस कैसे करोगे? पढ़ के। और दिमाग में अगर फोकस ना हो तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। सिर नीचे पैर ऊपर करके 2 मिनट के लिए ना शीर शासन कर लेना, दिमाग चलने लग जाएगा। ठीक है, वैसे इस समय तो यार तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ना पढ़ाई पे होना चाहिए, फालतू चीज़ों पर तो होना नहीं चाहिए। देखो टोटल 8 क्लासिकल डांस होते हैं। ठीक है, बुक है नाट्यशास्त्र, पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति भरत मुनि ने करी थी। भरत मुनि इस बुक के राइटर है। नाट्यशास्त्र के राइटर कौन है? भरत मुनि। इसको 5वें वेद के नाम से भी जाना जाता है। देखो सीधा मत लिख देना 5वां वेद नाट्यशास्त्र, गलत हो जाएगा। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे पंचम वेद के नाम से कौन सी पुस्तक को जाना जाता है, तो फिर तुमने बताना है कि नाट्यशास्त्र है। क्लियर होगी बात सभी को? अपने टोटल वैसे 4 वेद ही हैं। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो आपसे पूछा जाएगा इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं। आपको बताना है रुक्मणी देवी। गाना सुना है ना, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है। तो रुक्मणी देवी, ठीक है, कृष्ण जी की वाइफ। तो रुक्मणी, अब नाम से क्लियर होगा रुक्मणी, इनके नाम में मणि है, तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग भी तो मणियों वाला ही होगा। तो ये डांस बहुत अच्छी करती थी, इन्हें इनके पीछे लगा दिया देवी। साक्षात देवी जी डांस कर रही हैं। समझ रहे हो? याद करने का तरीका, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है। जब सुदामा जी आए थे रुक्मणी जी ऐसे ही बोली थी। क्लियर? तो रुक्मणी जी ने बहुत अच्छा डांस करा, इसलिए इनको देवी बना दिया गया। उसके बाद मल्लिका सारा भाई। ठीक है, अब लोग, कई लोग इन्हें मालिका मलाइका शेरावत पढ़ लेंगे। भाई मलाइका नहीं है, ठीक है, मल्लिका सारा भाई है। क्लियर? अब आगे देखो थर्ड नंबर पर मीरा नलिनी सारा भाई। ठीक है, मीरा नलिनी सारा भाई, ये दोनों बहने बहने थी, पहले बता रहा हूँ। आगे देखो फोर्थ नंबर पर लीला सैमसन। अब कई लोग इसे सैमसंग पढ़ लेंगे, भाई सैमसंग गैलेक्सी नहीं है ये, लीला सैमसन, सैमसन इनका सरनेम है। क्लियर? देखो सीधी से मैं बता रहा हूँ, कई लोग सीरियस मत ले लेना, ठीक है, जस्ट एक फन तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सब कुछ चीज़ें समझ जाए। क्लियर होगी बात सभी को? सो डोंट टेक इट पर्सनली। तो देखो फोर्थ नंबर पर लीला सैमसन। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर आ रही है सोनल मान सिंह। ठीक है, सोनल मान सिंह, वो अपने क्या था वो दंगल फिल्म देखी है, उसमें बोलता है ना, मारी छोरी का छोरों से कम है के। सेम जी, सोनल भी है, मान भी और सिंह भी है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पर सोनल मान सिंह, ये बहुत अच्छी क्या कहते हैं भरतनाट्यम करती थी, और इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पद्म भूषण मिला है, उसके बाद पद्म विभूषण मिला हुआ है। ठीक है, और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। सोनल मान सिंह को क्या मिला हुआ है? BHARAT, भारत, RATNA, रत्ना, भारत रत्ना। क्लियर होगी बात सभी को? उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको भी, इनके बारे में नहीं तो पता इनको भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला, बट इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण जरूर मिला हुआ है। क्लियर? आपको सारी चीज़ याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। और आई प्रे टू द गॉड आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया जाए, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, एक बार आप फटाफट से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि विदाउट स्क्रीनशॉट फिर मज़ा नहीं आता पढ़ने का। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए।
और आई प्रे टू द गॉड आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया से, आप बढ़िया से अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, अपना भी नाम रोशन करो और ऐसे ही पढ़ते रहो और आप सभी का पेपर 1 नंबर जाए, 1 नंबर। आप सभी की नौकरी फटाफट से जल्दी-जल्दी पक्की हो जाए। अब देखो, भाई देखो आपको मैंने दुआएँ दे दी हैं। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन से क्रिकेटर है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है? वह कौन से क्रिकेटर है जिनको भारत रत्न मिला है? आपको बताना है सचिन तेंदुलकर। कौन से थे भाई? सचिन तेंदुलकर। SACHIN सचिन, TENDULKAR सचिन तेंदुलकर। क्लियर होगी बात? इनको क्या मिला था? इनको भारत रत्न मिला था। अगर आपसे पूछा जाए वह कौन से ऐसे बॉलीवुड सिंगर है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, तो वो है सोनू निगम। सोनू, NIGAM, सोनू निगम। क्लियर? और आपसे अगर पूछा जाए वह कौन से अभिनेता है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, तो आपको बताना है अमिताभ बच्चन। ठीक है? अमिताभ, BACCHAN, बच्चन। बच्चन की स्पेलिंग दे लेना, गलत होगी मेरे ख्याल से। नहीं, CHHAN। ठीक है, BACHHAN, बच्चन। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो और मन लगा के पढ़ाई करते रहो। ठीक है? और कुछ भी समझ ना लगे तो फटाफट से आप देख सकते हो। और आपको बताना चाहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है। ठीक है? प्लेलिस्ट का लिंक जो सा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फटाफट से उन चीज़ों को देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।